सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है और स्टार ऑफ द सिटी में आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके केवल गाने ही आप नहीं सुनेंगे, जिनकी शेर और जिनके गज़ल भी आपको आज की शाम को बहुत इंजॉयबल बनाने वाले हैं। मतलब ऐसी शाम जो आप शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनूप कुमार जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में हैं, संडे की शाम को हम खूबसूरत बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। तमाम सुनने वालों को आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं KGMU गूंज का धन्यवाद कहना चाहूँगा, डॉक्टर विनोद जैन का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और गूंज के माध्यम से अपने विचार आप तक सब तक पहुँचाने का मौका दिया। जी सर, आपकी फैमिली के बारे में और आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी हैं, अभी माताजी का तो हाल में स्वर्गवास हो गया। मेरी वाइफ हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चे अभी बाहर हैं, अपने US में हैं वो लोग, अपना जॉब कर रहे हैं। और इस समय फादर, मेरी वाइफ दीप्ति और मैं, हम लोग यहाँ लखनऊ में रहते हैं। मेरे जो फादर हैं अभी तो 93 ईयर्स के हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो जगह जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तो जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ उनके साथ में हम लोग भी जाया करते थे। तो अलग अलग शहरों में हमारी एजुकेशन हुई, अलग अलग जगह पे हम पले बढ़े। तो कई संस्कृतियों को हमने देखा, कभी पूरब कभी पश्चिम। तो इस तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, ऐसे अगर एक्सपीरियंस की बात आपने हमसे अभी शेयर करी ही है, तो हम जानना चाहेंगे तमाम जगहों पर आप रहे हैं, कहाँ का आपको एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगा, आपके लिए फेवरेबल लगा? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हम लोगों को बताना चाहें। देखिए, जगह तो सब अच्छी होती हैं, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। जो बचपन का समय जो होता है वो एक अलग समय होता है, उसमें अलग तरह की फ्रेंडशिप होती है, अलग तरह के लोग होते हैं, आपका माइंडसेट अलग होता है। लेकिन लखनऊ की अपनी एक अलग बात है। अरे वाह, क्या बात है। लखनऊ एक बहुत ही प्यारा शहर है। लखनऊ के बारे में एक जो बहुत ख़ास बात है कि ये न तो दिल्ली और मुंबई की तरह बहुत इसमें भागम भाग है, और न ही ये किसी गांव की तरह बहुत धीमा, बहुत सुस्त है जी। और मैंने लखनऊ की इसी अदा को अपनी लाइफ में और अपने प्रोफेशन में भी इंक्लूड किया। क्या बात है। कि उतना ही करो जितना आप चला सको। अपनी चाल से जितना आप चला सको उतना ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जी। कभी कभी हम लोग ज़्यादा पाने की होड़ में बहुत भागम भाग करने लगते हैं, बहुत सारा काम ओढ़ लेते हैं। उसमें फिर आप इंडिविजुअली पेशेंट्स को उतना टाइम नहीं दे सकते हैं और कहीं ना कहीं जा कर के आपका जो वर्क है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। जी। तो इसलिए उतना ही करो जितने में आप संतुष्ट हों, आपका मरीज़ संतुष्ट हो। और एक दूसरी बात जो लखनऊ की है, जो मुझे बहुत अपील करती है, वो है यहाँ की ज़ुबान। यहाँ की जो ज़ुबान है उसमें जो उर्दू के अल्फाज की एक क़वामी खुशबू है, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी हमेशा से। जी। और धीरे धीरे करके ये फैसिनेशन एक चाहत में बदल गया। फिर मैंने कुछ शायरों की किताबें लाके पढ़ी, कुछ एक डिक्शनरी ख़रीदी, उर्दू के जो अल्फाज थे उनके हिंदी मायने ढूंढे। तो इस तरह करते करते कुछ कुछ सीखा, फिर कुछ कुछ लिखने की कोशिश भी करी, कहीं सफल हुआ, कुछ शेर बने, कुछ अधूरे छूटे, कुछ गज़ल बन गई। क्या बात है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे बीच जो हमारे स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अनूप कुमार जोशी जी, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, एक अच्छे शायर हैं, गज़ल बहुत अच्छी लिखते हैं और साथ ही बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने कारवां को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक आपकी नज़्म हो जाए, एक शेर हो जाए जो आपके दिल के करीब हो या जिसको आप बहुत अच्छे से पसंद करते हों और हमारे सामने रखना चाहते हो। एक गज़ल के कुछ शेर मैं आपको सुनाऊंगा। जी। ये मैंने लिखी थी इस ख्याल से कि अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी में हर ज़रूरत और ऐशो आराम का सामान मौजूद है और कभी खुदा आपके सामने आ जाए और कहे भैया मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, तो सब कुछ है तो आप क्या मांगेंगे। तो इसी को लेकर के, इसी को सोच करके मैंने कुछ शेर लिखे। जी प्लीज़। वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी। कि एक धूप का टुकड़ा देना, मेरे हिस्से की हवा देना। एक धूप का टुकड़ा देना, मेरे हिस्से की हवा देना। पत्थर से बनी बस्ती में शादाब सा एक मकान देना। और चेहरों पे मुखौटे हैं, होठों पे पड़े ताले। लोग बात नहीं करना चाहते, कई चेहरे लिए घूमते हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। चेहरों पे मुखौटे हैं, होठों पे पड़े ताले। नाआशना सी बस्ती है,
कोई हम नवा तो देना। अरे वाह, क्या बात है। अगला शेर यूं है कि ना दे बेहिश्त मुझको, ना दे बेहिश्त मुझको, मुझको तू जहन्नम दे। ना दे बेहिश्त मुझको, मुझको तू जहन्नम दे, बस पास जहन्नम के एक मैं कदा तो देना। अरे वाह, क्या बात है, क्या कह दिया, क्या बात है। फिर यूं कहा है कि यहाँ जो भी मिला हमको सब तेरी नवाजिश है। यहाँ जो भी मिला हमको सब तेरी नवाजिश है, बच्चों को मगर मौला तू हमसे सवा देना। वाह। कभी हो कि परेशान गम से भर आए मेरी आँखें, कभी हो कि परेशान गम से भर आए मेरी आँखें, मुझे पोंछने को आंसू मेरे यार का दामन देना। क्या बात। एक आखिरी शेर है जो मेरा खुद अपनी ख्वाहिश है कि होने से फना पहले कुछ और सुखन पढ़ लूँ। जी, फना मतलब खत्म होने से पहले सुखन मतलब कविता शेर। होने से फना पहले कुछ और सुखन पढ़ लूँ, 2-4 बरस को ही मेरी उम्र बढ़ा देना। हाय हाय, 2-4 बरस को ही क्या मेरी उम्र बढ़ा देना। तो सर, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि गाने का शौक तो आपको था, लेकिन अभी कुछ 10 सालों से आपने स्टार्ट किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर शुरू से ये चीज़ें हैं तभी हम उसको डेवलप कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके मन में जो चीज़ें उत्पन्न हुई और जो आपने सोचा कि हमें ये करना है और उसमें कितना सक्सेसफुल आप हुए, वो सारी चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, शौक़ तो हमेशा से रहा। गाने सुनने का शौक़ तो हमेशा ही था, ऐसे ही लिखने पढ़ने का शौक़ भी था, लेकिन कुछ कारणोंवश शुरू में नहीं कर पाए। कॉलेज में थोड़ा शाई नेचर था, कुछ स्टेज फियर था, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़े कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन फिर जब बाद में ऐसे लोगों से मिले जो उनके बीच में बैठे, जो गाते थे, लिखते थे, तो अपने अंदर भी एक जिज्ञासा हुई कि भाई हम भी कर सकते हैं, क्योंकि सुरों का थोड़ा बहुत ज्ञान तो था ही। मेरी माताजी अच्छा गाती थीं। अच्छा। शायद जो थोड़े बहुत सुर मेरे गले में हैं वो शायद उन्हीं की विरासत थी। क्या बात है। और मेरे पिताजी पोएट्री लिखते थे। अच्छा। तो अपने जब वो ऑफिस टाइम में अच्छा लिखते थे और महफिलों में भी पोएट्री पढ़ा करते थे, तो शायद मुझे पोएट्री का वहाँ से मिला विरासत। फिर जब कॉलेज में रहे, कॉलेज के बाद फिर प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की, बहुत बिजी रहे। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती थी, कभी कभी बहुत देर हो जाती थी, वक्त ही नहीं मिलता था अपने लिए। जब प्रैक्टिस ठीक ठाक जम गई, बच्चे सेटल हो गए, तो लगा कि भाई अब तो अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। फिर हमने ये शुरू किया कि भाई कुछ पढ़ा जाए। जो हमारे अरमान थे कि भाई हमें उर्दू से लगाव था, थोड़ी उर्दू सीखी जाए, कुछ शेर व शायरी की तरफ रुझान हुआ, तो कोशिश भी करी। किताबें लाके पढ़ी, डिक्शनरी लाए, उनके मायने सीखे, तो फिर वो लिखना पढ़ना भी शुरू हो गया, लिखना भी शुरू हो गया। इसी तरह से गाने का भी है। गाने सुनने का शौक़ था, थोड़े बहुत सुर थे, गुनगुनाते रहते थे, मगर कभी खुल के गाया नहीं। फिर दीप्ति हमारी ज़िंदगी में आई, वो मेरी वाइफ हैं दीप्ति जोशी। तो वो शी इज़ ए वेरी गुड सिंगर। अच्छा। तो जब उनके साथ में रहे, उनके गाने सुने, तो अपने अंदर भी जिज्ञासा हुई, चलो भाई हम भी कोशिश कर सकते हैं कुछ उनसे सीख करके। जी जी जी। तो गाने गाने शुरू किए। कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग तो म्यूज़िक में कभी हुई नहीं, लेकिन खुद ही गाने बार बार सुने, फिर उनको खुद गाया। जब लगा कि कुछ ठीक ठाक है, रिकॉर्ड किया। फिर रिकॉर्ड को सुना, अपनी रिकॉर्डिंग को सुना कि कहाँ गलती है, कुछ खुद ढूंढा, कुछ दीप्ति से कहा भी बताओ इसमें कहाँ गलती है। उसने कहा भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। तो ऐसे करते करते थोड़ा बहुत सुधार होता गया और फिर थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि यहाँ गा सकते हैं। बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं तो वो एक ग्राउंड लेवल से ही शुरू होती है, और जब हम सीधा मेहनत करते जाते हैं तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि लोग कहते हैं कि अपनी वाइफ से कुछ सीखना बड़ा ऐसा लगता है कि अरे मैं अपनी वाइफ से सीख रहा हूँ, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो देखिए, सीखना तो ज़िंदगी भर चलता रहता है, और आप किससे सीख रहे हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने छोटों से भी सीख सकते हैं, अपने बड़ों से भी सीख सकते हैं, अपने गुरुओं से तो आप सीखते ही सीखते हैं। मगर मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि भाई आप किससे सीख रहे हैं, ये कोई बात महत्व रखती है। वो चाहे आपकी वाइफ हो, आप अपने बच्चों से भी सीखते हैं। देखिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस हो गई है। हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर था ही नहीं, कंप्यूटर बाद में आया, मोबाइल फ़ोन सब बाद में आए।
हमको तो पता ही नहीं था कैसे चलता है। हाँ। तो सब बच्चों ने सिखाया। एज अ स्टूडेंट सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कई मर्तबा चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बहुत देर से सीख पाते हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट को लेकर बात हो, चाहे किसी आर्ट को लेकर बात हो। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आपको बार बार मैम जो है वो सुर आपको बता रही हो कि ये ऐसे गाना है और आप बार बार गलती कर रहे हो और एक डांट पड़ गई हो, ऐसा कोई मोमेंट याद है आपको? बिल्कुल याद है। जी शेयर करिए प्लीज़। देखिए वो तो क्योंकि उसने एक फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई है म्यूज़िक जी, की जी। भातखंडे विद्यालय से, जी जो अब विश्वविद्यालय है, वहाँ उसने 2-3 साल सीखा है। तो अगर सुर ज़रा सा भी हिलता है तो उसे खटक जाता है। अच्छा। तो अब जैसे हमने गाया तो हमको तो लगा कि भैया बहुत अच्छा गा लिया, बिल्कुल फिट है, अच्छा है। हाँ। और जब उसके सामने रिकॉर्डिंग लेके गए या उसके सामने गाया तो कहते नहीं भाई ये तो अभी पूरा नहीं हुआ। तो शुरू में तो ये होता था कि फिर मैंने उसके सामने गाना ही बंद कर दिया। हाँ। मैंने कहा मैं गाऊंगा तो एक मैं गलती निकाल देगी। हाँ। तो इसलिए मैं अकेले में गाना शुरू कर दिया। जी। फिर मुझे लगा नहीं ऐसा तो ठीक नहीं है, अगर अकेले में गाऊंगा तो सुधार कैसे होगा। हाँ। तो फिर इसलिए उसके सामने गा करके उससे पूछ करके तब सुधार किया गया और इस तरह से। तो ऐसा कोई गाना है जो आपको अभी याद आ रहा हो कि उस गाने में बड़ा मेहनत की हमने, मतलब जैसे आपने बताया कि हमने गाना तो बड़ा अच्छा सा सीख लिया, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमने बहुत अच्छा कुछ कर लिया है, हमें अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमने ये सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन वो हमें चीज़ें नहीं पता होती अगर हम सीखते नहीं हैं। तो जो सीखा हुआ इंसान देखता है वो कहता है कि अरे ये गलती है, फिर हमें ये लगता है अरे हमने तो बहुत अच्छा गाया, इनको ये गलतियाँ ही दिखती रहती हैं। तो कोई ऐसा गाना अभी याद आ रहा है जो आपको ऐसा लगा हो कि इसमें तो हमने बहुत अच्छा सीख लिया था फिर भी गलतियां निकली थी? एक गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ, वो आपको मैं सुनाता हूँ। पता नहीं अभी भी वो पूरी तरह सही है कि नहीं, जब दीप्ति सुनेगी तो बताएगी। तो दीप्ति मैम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस समय ना वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर लीजिए। अब उर्दू सीखना मतलब एक डॉक्टर होने के बाद इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टाइम देना, उर्दू सीखना, गाना सीखना, लिखना, शेर लिखना, गज़ल लिखना, इन सारी चीज़ों के बीच में आप अपने आप को एडजस्ट कैसे कर पाते थे, मैनेज कैसे कर पाते थे? देखिए ये जो हमारी हॉबीज़ होती हैं ये बहुत बड़े स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। राइट। आप कितना भी काम करके थके हों, कितना भी आपने मरीज़ देखे हों, बहुत देर से लौटे हों, अगर आप एक गाना गा लें या अगर आप एक शेर भी बना लें तो आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाती है। जी। तो इसलिए मुझे इसके लिए कभी भी मैं थका नहीं। कभी मैं कहीं से आऊँ, कभी कभी ऐसा होता था कि रात में 11 साढ़े 11 बजे लौटे क्लिनिक से, मैंने कभी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मेरा ऊपर एक कमरा है जिसमें मैंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बना रखा है। अरे वाह। बस वहाँ जा करके थोड़ा गा लिया और फिर फ्रेश हो गए। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा है कि जो लोग शायरी करते हैं, जो अच्छे अच्छे शेर बोलते हैं, उनके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कुछ आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपको लगा हो कि हमने तो शेर केवल अपने शौक के तौर पर किया था, इन्होंने तो अपने एकदम सीरियसली ले लिया? सौभाग्य या दुर्भाग्य, आई डोंट नो, उसके से कोई ऐसा कुछ इंसिडेंस तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लोगों को अच्छा तो लगता ही होगा जी। जब आप एक अच्छी ज़ुबान और अच्छी तरह से अदायगी करते हैं या अच्छे शेर पढ़ते हैं तो लोगों को मज़ा तो आता ही है जी। अब वो मोहब्बत तो उनकी होती है, मोहब्बत जैसी भी हो, एज श्रोता हो या जो भी हो, मिलती तो है ही। जी, तो हम चाहेंगे थोड़ी मोहब्बत और लोगों के अंदर जागृत की जाए, कुछ अच्छे से शेर हो जाए। एक बारिश पे मैंने लिखा था, इसमें थोड़ा थोड़ा जिक्र हमारे कॉलेज का भी होगा। जिक्र कॉलेज का तो नहीं कहूँगा, मगर हाँ कुछ वहाँ की चीज़ें हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगी। इसमें अर्ज़ किया है कि वो जब कमसिन थे और हम और भी शादाब होते थे। ओहो, शादाब तो हम अब भी हैं, लेकिन उस समय तो और होते थे। जी 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 बिल्कुल।
वो जब कमसिन थे और हम और भी शादाब होते थे, बरसने भीगने के तब कहाँ आदाब होते थे। वो जब कमसिन थे और हम और भी शादाब होते थे, बरसने भीगने के तब कहाँ आदाब होते थे। कभी एलटी कभी वीएल के आगे भीग लेते थे। एलटी इज़ लेक्चर थिएटर और वीएल जो है विजय लक्ष्मी हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। तो वहाँ भी कभी एलटी कभी वीएल के आगे भीग लेते थे। हंसी जलवों की बारिश के जहाँ सैलाब होते थे, वो उन जुल्फ़ों के बादल के घने साए में सो जाना। वो उन जुल्फ़ों के बादल के घने साए में सो जाना। तसव्वुर के वो कुछ लम्हे, तसव्वुर के वो कुछ लम्हे बड़े नायाब होते थे, बड़े नायाब होते थे। कभी नीले कभी पीले, कभी धानी कभी ते सुर्ख, कभी नीले कभी पीले, कभी धानी कभी ते सुर्ख। जवानी में भी कैसे इंद्रधनुषी ख्वाब होते थे। और एक आखिरी शेर कि बड़ी भोली सी थीं वो मस्तियाँ बचपन की बारिश की। चला कर नाव कागज़ की भी जब दिलशाद होते थे, चला कर नाव कागज़ की भी जब दिलशाद होते थे। क्या बात है। भीगने के तब कहाँ अंदाज होते थे। सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गाना गाते हैं तो इमोशंस हमारे बाहर निकलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैम के साथ आपकी कोई लड़ाई हो गई या आपस में बात नहीं कर रहे हो और आप गए, आपको मनाना भी है लेकिन बात भी नहीं करना चाहते, तो ऐसे में गाना बड़ा अच्छा जरिया होता है अपनी फीलिंग्स को बयां करने का। तो कभी ऐसा हुआ कि गाने के जरिए आपने मनाया उनको? हाँ, हुआ है एक आध बार, जब बातचीत भी बंद हो गई जी तो फिर जाहिर है कोई ना कोई ज़रिया तो रिकंसाइल करने का होना ही चाहिए जी। तो एक बढ़िया सा गाना, मोहब्बत भरा गाना जब उनके लिए गाया गया विद इमोशंस जी, तो थोड़ी पिघली हाँ। और फिर धीरे धीरे बात बन गई। क्या बात है। और नतीजा हुआ कि शाम को गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय के साथ बढ़िया नाश्ता और जी, पकौड़ियाँ मिली। सर हम चाहते हैं कि एक गाना और हो जाए और एक ऐसा बेहतरीन गाना जो मैं चाहता हूँ कि आप डेडिकेट करें मैम के लिए। जी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। क्या बात है। बेहतरीन मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया गाना और बेहतरीन सुर के साथ आपने गाया है। थैंक यू सर बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब नई जनरेशन इस चीज़ को और आगे बढ़ाती है। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग शायद अपनी टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं, एक अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे जो यूथ जो इस फील्ड में अपना काम कुछ करना चाहते हैं या कुछ सिंगर बनना चाहते हैं या शायर बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उनको एज अ करियर इसको देखना चाहिए? आप सही कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत ज़्यादा हैं और हर जगह टीवी पे या रेडियो पे हर तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं इस टाइप के, जिनमें कि बच्चे जा करके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले आप सीखिए जो हम नहीं कर पाए, कि क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है आपके गले में सुर डालने के लिए। जब तक क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग नहीं होती है तब तक वो बात आ ही नहीं सकती जो कि उसके साथ में होती है। तो पहले क्लासिकल म्यूज़िक के ज़रिए सीखिए और सही उम्र में उसको शुरू करना चाहिए। बहुत लेट शुरू करने से शायद वो बात नहीं आ सकती है, मगर वो चीज़ नहीं आ पाती। तो क्लासिकल म्यूज़िक हो और आप बहुत सिंसियर हों म्यूज़िक के लिए। आप म्यूज़िक को पैसा कमाने का ज़रिया बना करके शुरू से न देखें, पहले उसको सीखें। बहुत आस्था रखनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। म्यूज़िक पूरा एक म्यूज़िक का साहित्य है, अपना तरीका है उसको सीखने का। पहले ज़माने में तो लोग गुरुओं के पास जाकर के सीखते थे, वो सालों उनके पास रहते थे। तब वो परंपरा तो खैर नहीं रही, लेकिन फिर भी जो आस्था है संगीत के लिए, जब तक आपके दिमाग में वो नहीं होगी, पैसे कमाने की आस्था को छोड़ करके संगीत के लिए अगर आपकी आस्था है, तभी आप सही मायने में संगीत सीख पाएंगे। तो पहले उसको हासिल करिए। उसके बाद जब आपका गला अच्छा होगा, आपके सुर अच्छे होंगे, आपकी आवाज़ अच्छी होगी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही जाएंगी। जी सर, चलते चलते क्या सुनाना पसंद करेंगे हमारे श्रोताओं को?
एक गीत और गा देता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। हे पेड़ों की शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी, दो एक पल और है ये समा। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब हम पढ़ाई करते हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ में होते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त बन जाते हैं, फिर उसके बाद में कहीं कोई देश में है, कोई विदेश में है, किसी दूसरे शहर में है, हम उनसे मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, और ऐसे में उनके लिए जो इमोशंस होते हैं वो हम शायद या तो फ़ोन के ज़रिए बयां करते हैं, या फिर आप जैसे शायर हों तो वो अपने शेर में बयां करते हैं। तो कभी कुछ ऐसा होता है जब आप सब लोग मिलते हैं या कभी एक दूसरे को बुलाते हैं, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं आप क्या? विनय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारी बैच मीट्स होती हैं जो हर 4-5 साल के बाद में होती हैं, तो उसमें सारे इंडिया के बाहर से जो हमारे बैच के लोग हैं, उनके स्पाउसेस हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं। अरे वाह। और हम सब लोग मिलके 3-4 दिन खूब जश्न मनाते हैं। कोई गाना गाता है, कोई पोइट्री पढ़ता है। तो ऐसा ही एक ऑकेज़न था जिसमें मैंने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया था। अरे वाह। और उसमें मैंने तरह तरह के शेर लिख करके, कुछ मज़ाहिया, कुछ सीरियस, कुछ बढ़िया शेर लिख करके लोगों को सबको दिए थे, और सब ने उस मुशायरे में पार्टिसिपेट किया था, अपनी अपनी तरफ से पढ़ा था जी। तो वहीं जो मैंने जो शेर पढ़े थे वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो उन्वान है वो माजी है, माजी मतलब पास्ट जी। तो अर्ज़ किया है कि हो सफ़र माजी का और एक कारवां यादों का हो सफ़र माजी का और एक कारवां यादों का मिल के बैठे जब भी हम फिर सिलसिला यादों का हो सफ़र माजी का और एक कारवां यादों का मिल के बैठे जब भी हम फिर सिलसिला यादों का नीम जैसे हाद से कुछ शहद जैसे शाद पल, शाद मतलब खुश, नीम जैसे हाद से कुछ शहद जैसे शाद पल, कड़वे मीठे जायकों सा सिलसिला यादों का बहुत खूब। जिक्र हो बीते दिनों का, जिक्र हो बीते दिनों का, इल्म के उस अंजुमन का, इल्म का अंजुमन हमारा तो KGMC KGMU है जी। जिक्र हो बीते दिनों का, इल्म के उस अंजुमन का, उसके दर दीवारों रंग का, उन दरख्तों का चमन का, जिक्र हर जश्नो अलम का, जिक्र हर जश्नो अलम का, इम्तहानों के जुल्म का। अब इम्तहान जब आते तो हर आदमी टेंशन में, हर आदमी परेशान। जिक्र हो बीते दिनों का, इल्म के उस अंजुमन का, उसके दर दीवार और रंग का, उन दरख्तों का चमन का, जिक्र हर जश्नो अलम का, इम्तहानों के जुल्म का, कामयाबी की लगन का, पीछे रहने की चुभन का। कुछ बहुत अच्छे थे टॉपर्स, कुछ बेचारे पीछे रह जाते थे। तो जिक्र हर जश्नो अलम का, इम्तहानों के जुल्म का, कामयाबी की लगन का, पीछे रहने की चुभन का, जिक्र वीएल की गली का। देखिए वीएल फिर आ गया। जिक्र वीएल की गली का, इश्क का और बंदगी का, पेड़ के नीचे खड़ी उस मुंतज़िर दीवानगी का। या मैं आपको बता दूं कि जो वीएल हॉस्टल हुआ करता था जी, उसके सामने अशोक के पेड़ होते थे जी। तो जो कुछ मोहब्बत के मारे लव बर्ड्स वो वहाँ खड़े होकर के इंतज़ार करते थे कि कब निकलें और कब दीदार हो। अरे वाह। तो जिक्र वीएल की गली का, इश्क का और बंदगी का, पेड़ के नीचे खड़ी उस मुंतज़िर दीवानगी का, जिक्र हो उन सीढ़ियों का। एक नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट होता था पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बगल में। अच्छा। वहाँ पे एक सीढ़ियाँ कुछ बनी थी, 3-4 सीढ़ियाँ। वो बहुत सिक्लूडेड सा अलग सा जगह थी, वहाँ प्रेमी जोड़े अक्सर वहाँ बैठे करते थे। अरे वाह। तो उन्हीं सीढ़ियों का जिक्र है। जिक्र हो उन सीढ़ियों का, उन पे बैठी पीढ़ियों का, दिल के बसने टूटने का, रिश्ते जुड़ने छूटने का, जिक्र यारी की कसम का, जिक्र यारी की कसम का, बैच की उस गुल बदन का, फिर से मिलने की अगन का,
जिक्र तेरे मेरे मन का, जिक्र से यूं जिक्र निकले, जिक्र बस यारों का हो, मिल के बैठें जब भी हम, फिर सिलसिला यादों का हो, फिर सिलसिला यादों का हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सर, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम सुनने वालों को? बस संदेश यही है कि अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, ताकि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा काम कर सकें। क्या बात है सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया, इतना अच्छे से एंटरटेन किया, अपनी पर्सनल चीज़ें हमारे साथ शेयर की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अत्यंत .6 FM रेडियो के